नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम झारखंड के आदिवासी के क्रम में गोंड जनजाति तथा चिकबड़ाइक जनजाति की महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जो कि पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम गोंड जनजाति के बारे में। गोंड जनजाति जो है वो झारखंड की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। साथ ही यह भारत की पहली सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति भी है। झारखंड की एक महत्वपूर्ण जनजाति तो गोंड है ही, साथ ही ये क्या है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति भी है। यानी पहले नंबर पर गोंड का ही स्थान आता है जनजातियों में, दूसरे नंबर पर भील है और तीसरे नंबर पर संथाल। झारखंड में जो इनका निवास क्षेत्र है वो है गुमला, सिमडेगा, रांची, पलामू, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां। तो ये झारखंड में इनका ये मुख्य स्थान हुए। इसके अलावा भी ये कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे गिरिडीह, बोकारो, धनबाद आदि क्षेत्र। फिर इनकी जो प्रजाति है वो है द्रविड़ प्रजाति। ये द्रविड़ प्रजाति समूह से बिलोंग करते हैं। फिर इनकी भाषा जो है वो गोंडी भाषा है और ये जो गोंडी भाषा है वो द्रविड़ भाषा परिवार का ही एक अंग माना जाता है। लेकिन झारखंड में जो गोंड जनजातियां रहती हैं वो बोलचाल में सादरी नागपुरी का ही प्रयोग करते हैं। झारखंड की जो गोंड जनजातियां हैं वो अपने बोलचाल में ज्यादातर सादरी और नागपुरी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। इनका जो समाज है वो 3 वर्गों में विभक्त है। समाज 3 वर्गों में विभक्त है और ये अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से दिया हुआ है, इसलिए मैंने 2 बुक को देखा है और दोनों बुक के बारे में यहाँ जिक्र किया है। जैसे कि ये जो लुसेंट है उसमें दिया गया है 3 वर्ग। उसमें सबसे पहला वर्ग जो है वो राजगोंड वर्ग है, जिसमें कि अभिजात वर्ग आता है। दूसरा गोंड जो बताया गया है वो है पटेल गोंड, जिसमें जमींदार और उच्च रैयत वर्ग के लोग आते हैं। और तीसरा जो है वो धूर गोंड या कमिया वर्ग है, जिसमें कि खेतीहर मजदूर आते हैं। तो ये है लुसेंट के अनुसार। और दूसरा जो है ये मैंने मनीष रंजन बुक से लिया है, जिसमें कि पहला वर्ग बताया गया है राजगोंड और ये अभिजात वर्ग ही बताया गया है। और इसी में उन्होंने पटेल को भी शामिल किया है। यानी राजगोंड में जो अभिजात वर्ग है वे तो है ही, साथ ही पटेल, मालगुजार ये सभी को भी इसी में शामिल किया गया है। फिर धूर गोंड जो है वो सामान्य वर्ग है मनीष रंजन के अनुसार। और कमिया वर्ग जो है उसमें भूमिहीन, श्रमिक, मजदूर ये सभी आते हैं। तो ये है मनीष रंजन बुक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मुझे खुद कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैंने इन दोनों का जिक्र यहाँ पे कर दिया है। फिर इनका जो युवा गृह है वो घोटुल है, जिसे कि गोटल भी कहा जाता है। युवा गृह को घोटुल या गोटल कहा जाता है। इनके जो 3 वर्ग हैं, समाज में 3 जो वर्ग हैं उनमें अनेक गोत्रों में विभाजित किया गया है। माने कि जो वर्ग हैं, तीनों वर्ग, उनमें अनेक गोत्र पाए जाते हैं। फिर समगोत्रीय विवाह इनमें वर्जित है और संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित है, जिसे भाई बंद या भाई बिरादरी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, भाई बंद या भाई बिरादरी किस जनजाति में संयुक्त परिवार को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है गोंड। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसका जिक्र मैंने यहाँ पे किया है। फिर है कि एक ही गांव में विभिन्न गोत्रों के बीच वैवाहिक संबंध नहीं होता है। अब क्या है कि समगोत्रीय विवाह तो वर्जित है ही, साथ ही एक ही गांव में ये विभिन्न गोत्रों में भी विवाह नहीं करते हैं। अर्थात ये गोंड जो है वो गांव बहिर्विवाही के नियम का भी पालन करते हैं। यानी कि एक ही गांव में अगर अलग अलग गोत्र के भी लोग हैं तो उनमें विवाह का प्रचलन नहीं होता है। फिर क्या है कि बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। इनमें बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है और साथ ही विधवा पुनर्विवाह एवं तलाक प्रथा भी मिलती है। तो ये सभी चीजें जो है ये महत्वपूर्ण है गोंड जनजाति के बारे में। साथ ही जो कुछ बुक में ऐसा जिक्र किया गया है कि इनमें जो है दूध लौटावा विवाह जो है वो प्रचलित है। और दूध लौटावा विवाह के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि उसमें चचेरी, फुफेरी, ममेरी भाई बहनों में विवाह होता है, जो कि मनीष रंजन बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इसलिए मैंने उसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया है। मैंने जब समगोत्री विवाह वर्जित है तो फिर यहाँ पे चचेरी, फुफेरी, ममेरी भाई बहनों में विवाह होना शायद ही लाजमी होगा। खैर, अब हम आगे जानते हैं गोंड जनजाति के बारे में। इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि एवं वनों पर आधारित है। अर्थव्यवस्था कृषि एवं वनों पर आधारित है।
ये स्थानांतरित कृषि करते हैं, यानी कि झूम कृषि भी ये करते हैं, जिसे कि गोंड जनजाति में दीपा या बेवार कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस जनजाति में झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि को दीपा या बेवार कहा जाता है। फिर इनके जो प्रधान देवता हैं तो ये है ठाकुर देव, जो कि सूर्य का ही एक प्रतिरूप माना जाता है, और इसे बूढ़ा देव भी कहा जाता है। जो प्रधान देवता है ठाकुर देव, इन्हें बूढ़ा देव के नाम से भी जाना जाता है, और ये सूर्य का ही एक प्रतिरूप है। अन्य देवी देवता इनमें जो है वो है ठाकुर देवी, जो धरती मुख्य देवी के रूप में ठाकुर देवी को माना जाता है, और ये ठाकुर देवी जो है वो धरती देवी होती है। फिर फरसा पेन जो है वो कुल देवता है। फरसा पेन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में, और आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि किस जनजाति में कुल देवता फरसा पेन है। तो ये है गोंड जनजाति। फिर मतिया, घाघरा आदि जो है अन्य देवी देवताओं के अंतर्गत आते हैं। फिर इनका जो धार्मिक प्रधान है वो फरदंग कहलाता है। फरदंग को कहीं भाट या चारण भी कहा जाता है। तो ये धार्मिक प्रधान फरदंग कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये थी गोंड जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, और अब हम जानेंगे चीक बड़ाई की महत्वपूर्ण बातों को। चीक बड़ाई झारखंड की एक बुनकर जनजाति। चीक बड़ाई जनजाति जो है वो झारखंड की एक बुनकर जनजाति है। इनका जो निवास क्षेत्र है वो रांची, गुमला, सिमडेगा आदि क्षेत्रों में ये मेनली पाए जाते हैं। इनकी प्रजाति जो है वो है द्रविड़ प्रजाति। यह जनजाति 2 वर्गों में विभाजित है। चीक बड़ाई जो है वो 2 वर्गों में विभाजित है। एक है बड़ गोड़ही, जो कि बड़ जात यानी बड़े जात से संबंधित है, और दूसरा है छोट गोड़ही, जो कि छोटे जात से संबंधित है। तो इस तरह से इनमें 2 वर्गों में ये विभाजित है चीक बड़ाई। फिर 3 प्रमुख गोत्र हैं इनमें, तनरिया, खंभा एवं तजना। 3 प्रमुख गोत्र हैं, और भी गोत्र होंगे लेकिन प्रमुख गोत्र हैं तनरिया, खंभा तथा तजना। तो और वधु मूल्य जो है इनमें वधु मूल्य की प्रथा प्रचलित है, और जो वधु मूल्य है वो गोनोड़ कहलाता है। चीक बड़ाई में वधु मूल्य को गोनोड़ कहा जाता है। चीक बड़ाई में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, तो गोनोड़ कहा जाता है। फिर बहुविवाह तथा पुनर्विवाह, जिसको कि सगाई कहा जाता है, पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है, की प्रथा भी प्रचलित है। यानी बहुविवाह भी होता है और पुनर्विवाह भी होता है, यानी कि परित्यक्तता या विधवा विवाह का प्रचलन है, जिसे कि सगाई के नाम से जाना जाता है। फिर ये जो जनजाति है चीक बड़ाई, इसमें अखरा और पंचायत व्यवस्था नहीं मिलती है। चीक बड़ाई में अखरा और पंचायत व्यवस्था का प्रचलन नहीं होता है। इनका जो प्रमुख मुख्य पेशा है वो क्या है, तो वो है कपड़ा बुनना। चूंकि ये बुनकर जनजाति है और इसका मुख्य पेशा हो गया कपड़ा बुनना। इन्हें हाथों से बने कपड़ों का जनक भी कहा जाता है। ये जो चीक बड़ाई है इन्हें क्या कहा जाता है, तो हाथों से बने कपड़ों का जनक, यानी हाथों से बनाने वाले कपड़ों का जनक कहा जाता है चीक बड़ाई जनजाति को। ये जो है ये अन्य जनजातियों के गांव में रहते, यानी इनका अपना कोई गांव नहीं होता है। प्रमुख रूप से ये अन्य जनजातियों के गांव में ही रहते हैं और उनकी जरूरत के लायक कपड़ा बुनते हैं। फिर ये शिकार के भी शौकीन होते हैं, यानी जब ये इनके पास खाली समय होता है तो ये शिकार करना भी पसंद करते हैं। इनका जो मुख्य देवता है वो है सिंहबोंगा, तथा मुख्य देवी जो है वो है देवी माई। तो सिंहबोंगा मुख्य देवता और देवी हो गई देवी माई। फिर अन्य देवी देवता भी इनमें प्रचलित हैं, जैसे कि ग्राम देवता, डिहवर देवता, पीतर देवता, नाग देव, बाघ देव आदि। तो ये कुछ अन्य देवी देवताएं हैं। मुख्य रूप से जाना जाए तो सिंहबोंगा और देवी माई जो है वो प्रचलित हैं। फिर बैसाख माह में बड़ पहाड़ी और सुजाही पूजा होती है। चीक बड़ाई में बैसाख माह में कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो बड़ पहाड़ी और सुरजाही पूजा दोनों बैसाख माह में मनाया जाता है चीक बड़ाई जनजाति में। फिर पहले इनमें नरबली की प्रथा भी देखी जाती थी, लेकिन अब इस पर रोक लगा दिया गया है। नरबली प्रथा पर रोक लगा दिया गया है। ये प्रथा कौन सी जनजाति में प्रचलित थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है चीक बड़ाई जनजाति। फिर है कि कपड़ा बुनने के अलावा ये कृषि तथा मजदूरी भी करते हैं, यानी कि कपड़ा बुनना तो मुख्य पेशा है ही, लेकिन इसके अलावा ये कृषि भी करते हैं और मजदूरी का काम भी करते हैं। और चावल जो है इनका मुख्य भोजन है। चावल चीक बड़ाई का मुख्य भोजन है।
तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी चीक बढ़ाई तथा गोंड जनजाति से संबंधित। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट जनजाति की महत्वपूर्ण बातों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।